नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों मैं आज आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड साल 2005 में। आज की कहानी है ना, जितेश जी की भेजी हुई है उत्तराखंड से, लेकिन वो प्रॉपर उत्तराखंड के रहने वाले नहीं थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जेसीबी ड्राइवर थे, जेसीबी चलाने का काम करते थे एक ठेकेदार के पास में। ठेकेदार बिल्डिंग बनाने का काम करता था। अब वहाँ पर तो जेसीबी की ज़रूरत बिल्कुल रहती थी और वैसे ठेकेदार का बहुत सारा काम फैला हुआ था, लेकिन जितेश जी अपना जो भी है दिल लगा करके ठेकेदार को खुश रखते थे, काम करते थे, अच्छी सैलरी मिलती थी। कभी लड़ाई झगड़ा ठेकेदार से हुआ भी नहीं था, समय पर पैसा मिल जाता था और क्या चाहिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो एडवांस में मिल जाता था। कई बार उनको दोस्तों ने भड़काया कि जितेश एक और ठेकेदार है, हम उसके पास चलते हैं। कुछ लड़के गए भी, लेकिन जितेश जी जाना उचित नहीं समझे। आखिरकार उस ठेकेदार के पास काम करते करते उनको 3 साल हो चुका था। इस बीच में अपने गांव भी जाते रहते थे। उनके घर में उनकी छोटी बहन की शादी थी और उस शादी में ठेकेदार ने मदद भी किया था। ऐसा ही ठेकेदार था, बहुत ही सरल और सीधा, लेकिन काम कराने में पीछे नहीं हटता था। कहता था कि जो कुछ भी हो जाए, पैसा चाहिए पैसा ले लो, काम वक्त पर होना चाहिए। वक्त का पाबंद वाला व्यक्ति था। चलिए, ये तो हो गया आपका जितेश का परिचय। लेकिन जितेश के साथ में घटा क्या था, क्या ऐसी बात बनी थी जो जितेश के जीवन में परेशानी से भर दिया था। अब हम उस घटना की तरफ चलते हैं। साल 2005 में जितेश जी का एक बिल्डिंग तैयार हो रहा था, नया नया, अभी जैसे नींव से खुदाई वगैरह हो तो उसमें जेसीबी की ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ पर अपने जाते हैं प्रोजेक्ट पर, वहाँ पर काम उनका शुरू हो जाता है। और वो जो प्रोजेक्ट था ना, काफ़ी दूरी था जहाँ पर वो पहले काम करते थे। तो ठेकेदार ने रहने वहने का सब व्यवस्था वहीं प्रोजेक्ट के आसपास में कर दिया था। एक कॉलोनी थी, वहाँ पर कुछ घर किराए पर ले लिया था। अब फिर वहाँ के जो लेबर, मजदूर, मिस्त्री सब वहीं पर रहने लगे थे। अब जब जितेश जी देखने लगे कि भाई ये तो मामला अब काफ़ी लंबा है, हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आना जाना तो आसान काम नहीं है। रहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उस जगह पर मजबूरी, उनको अब जो मजबूरी आ गई थी, रहना ही पड़ा। लेकिन खुश नहीं थे। उस कॉलोनी में एक परिवार भी था जो मिस्त्री का काम करता था, फादर, माँ लेबर का काम करती थी, और लड़की भी थी, जवान लड़की थी उन दोनों की। कभी कभी वो भी अपना दिहाड़ी लगाती थी। अब उन्हीं दौरान जितेश का उस लड़की से पैसे अच्छा भला कमाते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हुआ ऐसे नहीं, वो लड़की खुद ही जितेश को सिग्नल दिया था, जितेश से बात करना शुरू किया। जितेश नौजवान थे, अभी शादीशुदा हुए नहीं थे, शादी हुआ नहीं था। अब उनके मन में थोड़ा अब चल रहा था, भाई लड़की आकर्षित कर रही थी, तो बातचीत करना शुरू कर दिए। लेकिन बातचीत तक तो ठीक था। जब लड़की उनसे कुछ नगद नारायण पैसा वगैरह मांगने लगी कि हमें कुछ तकलीफ़ है, कुछ पैसे का मदद कर दो, अब देरी नहीं करते हैं जितेश जी। जितेश जी उस लड़की को जो भी मांगती है पैसा वगैरह देने लगते हैं। उनको लगता है कि चलो भाई, गरीब परिवार से है, लड़की सुंदर थी और जितेश जी को दिल को भाग गई थी। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए था। जितेश जी को लगा कि चल कर के आगे मेरी पत्नी बनेगी। एक तरह से दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। हाँ, जितेश जी तो बहुत कुछ ज़्यादा ही उसे चाहते थे। ऐसा चलते चलते बिल्डिंग अब ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। 6 महीना वहाँ पर बीत चुका था। वहाँ पर जो सुपरवाइज़र था वो बूढ़ा आदमी था, वो तो कहीं और साइड पर चला गया था। उसकी जगह पर एक नया सुपरवाइज़र, यंग सुपरवाइज़र आ जाता है। और उसके बाद से जितेश के जीवन में अब परिवर्तन होने लगता है। वो जो सुपरवाइज़र था उस लड़की से आकर्षित हो जाता है जिसे प्यार करते थे जितेश जी। सुपरवाइज़र उस लड़की का चक्कर काटने लगता है। वो सुपरवाइज़र
रूपदार था, पैसे वाला घर का था और देखने में स्मार्ट भी था, कपड़ा आता अच्छे पहनता था। अब जो जितेश की प्रेमिका थी, जितेश को तो भूलने लगी और उस सुपरवाइज़र के साथ में लग चुकी थी। ये सब देख करके जितेश उस लड़की को समझाने भी लगे, देखो मैंने तुम्हारा ज़रूरत पर मैं बहुत सारा मदद किया हूँ, और मदद का छोड़ दो, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। ये जो सुपरवाइज़र है आज यहाँ पर है, कल उसको कहीं और भेज देंगे ठेकेदार, वो चला जाएगा। वो तो तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर अपना रानी बना के रखूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लाख समझाते रहे, लेकिन वो जो लड़की थी उस सुपरवाइज़र के आकर्षण में फंस चुकी थी। जितेश अब क्या कर सकते थे, दिल छोटा करके, मायूस होकर के और अपना काम में लगे रहते थे। मन खट्टा हो चुका था। जितेश जी को लगा कि ये लड़की मेरा साथ देगी, मेरे जीवन संगनी बनेगी, लेकिन ये क्या, ये तो पासा पलट गया था। आप क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लड़की से बड़ा अटूट प्यार करते थे। जब अकेले में बैठते थे ना, तो लड़की के साथ बिताए हुए वो पल याद करते थे कि देखो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, हम एक दूसरे को कितना चाहते थे। अब वो कहते थे कि हम आपके साथ में शादी के बंधन में बंधेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जितेश जी को ये सब व्यवहार अब उनके जो साथी वगैरह थे अब थोड़ा महसूस भी करते हैं। उनको भी पता था कि ऐसा सब जितेश के जीवन में घट रहा है। कुछ साथी थे जो जितेश को कहते थे कि क्या फ़ायदा हुआ, तुमने उस लड़की पर इतना रुपया पैसा खर्च किया, आखिरकार उसने धोखा तो दे दिया, धोखा तो दे दिया। जो कुछ उनके दोस्त थे अच्छे भी विचार के थे, और कुछ मजाक करने वाले मूड में, तरह तरह का लोग होते हैं, किसकी बात को आप मुंह तो रोक नहीं सकते हो। ऐसा भी उनके कुछ दोस्त थे, कुछ हमदर्द थे और कुछ हंसी मजाक करने वाले, व्यंग करने वाले। जो उनके हमदर्द थे ना, तब उनमें से एक लड़का था जो जितेश के साथ में उसकी अच्छी खासी पड़ती थी। वो कहता है, जितेश ये लड़की तो हाथ से गई। जितेश फूट फूट को रोने लगे, कहने लगे कि मैं अब क्या करूं, तुम्हारे पास में कोई ऐसा उपाय है तो मुझे बताओ। वो जो लड़का है ना, जितेश को कहता है उपाय तो है, लेकिन तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है। जितेश कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो, मैं वो उपाय करूँगा जिससे वो लड़की मेरे कब्जे में आए। मैं उसके साथ में शादी के बंधन में बंधना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस सुपरवाइज़र से उसका पीछा छोड़े। अगर तुम्हारे पास में कोई उपाय है तो तुम बताओ ना भाई, यह एहसान तो मैं ज़िंदगी भर बिल्कुल नहीं भूलूँगा। अब क्या, लड़का जो था कहने लगा कि देखो ये कोई सरल उपाय होता नहीं है, ये सब काम होता है तंत्र मंत्र का। अगर तुम तंत्र मंत्र भूत प्रेत पर यकीन रखते हो तो समझ लो ये तुम काम कर सकते हो। अगर तुम इस पर यकीन नहीं रखते हो तो तुम्हारे बस का है नहीं। अगर तुम इन शक्तियों को मानते हो, अगर इनसे डरते नहीं हो, तो तब तो तुम्हारा काम हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे काम को जो बिगड़ा हुआ है उसको मैं बना दूँ। जितेश को लगा कि इससे बड़ा कोई हमदर्द तो मेरा होगा ही नहीं। अब उसके साथ और ज़्यादा समय बीतने लगा। गाहे बगाहे उस लड़की से नज़र भी मिल जाती थी। वो लड़की कन्नी काट करके जितेश के सामने से निकल जाती थी। जितेश बस उसका नाम लेकर के आवाज़ लगाते रह जाते थे, अरे सुनो तो भाई, एक बार बात तो सुन लो। लेकिन लड़की उनकी बात को सुनती नहीं थी। और वही लड़की थी जितेश के एक इशारे पर उनके पास में आ जाती थी, और आज देखो कैसे कन्नी काट करके भाग चुकी है। जितेश को बड़ा दर्द होता था, महसूस करते थे। ये जो प्रेम वाली बात होता है ना, ये लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है। जो प्रेम करते हैं ना, वही इस बात को समझ सकते हैं, और जो नहीं करते हैं भाई, उनके लिए तो बस एक मजाक सा लगता है। जितेश उस दर्द को समझते थे, महसूस करते थे, अकेले में रुआ करते थे। उनकी आंखों से आंसू निकलता रहता था कि अब क्या होगा, लड़की तो मेरी बात नहीं सुन रही है। और तब उनका वही हमदर्द दोस्त के पास में जाते हैं
कहते हैं भाई जो भी चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बता मुझे करना क्या होगा। मैं सब कुछ कर लूँगा, जो तुम बताओगे मैं वो भी काम कर लूँगा, बस वो लड़की मेरे कब्ज़े में आनी चाहिए। उनका हमदर्द दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास में वो शक्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन ऐसी शक्ति तांत्रिक के पास में मिलती है, बाबाओं के पास मिलती है। हम बाबा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार दोस्त उनका साथ देता है, जगह जगह बाबा को तलाश करने में मदद करता है। कई बाबा मिलते हैं, सब मना कर देते हैं कि नहीं भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इस काम में रुचि नहीं रखते हैं, आप कोई और देखो, कोई और देखो। लगभग 1 महीना तलाश करते करते हर जगह से निराशा मिलती है और तब लगता है जितेश को कि अब मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका हमदर्द दोस्त दिलासा दिलाता था, जितेश निराश मत हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं और तुम भी कोशिश करो। कभी कभी दोनों लोग मिल कर के बाबा का तलाश में लगे रहते थे कि कोई ऐसी चीज़ हमें दे दें वो लड़की हमारे काबू में आ जाए। वो चाहते थे कोई सम्मोहन का ऐसा विद्या मिल जाए, कुछ सम्मोहन का जड़ी बूटी मिल जाए जो लड़की को हम सुंघा दे, खिला दे या कैसे भी करके काबू में पाए जा सके। लेकिन कोई भी बाबा ऐसे काम करने को राज़ी नहीं होता है। वो शाम की वक़्त था, अपने साइड से मेन रोड पर दोनों लोग आए थे अब चाय पानी पीने के लिए। अक्सर ऐसा शाम को होता रहता था, सारे मज़दूर काम ख़त्म कर लेते थे, थोड़ा हवा पानी खाने पीने के लिए अब रोड के साइड में जो दुकानें थी वहाँ पर आ जाते थे। शाम को वहाँ बाज़ार भी लगता रहता था, वहाँ पर दोनों लोग चाय दुकान पर बैठे हुए थे और तभी एक बाबा आकर के पास के बेंच पर बैठ जाते हैं, काला कपड़ा पहने हुए, गले में बहुत सारा माला। देख करके ऐसा लगा कि ऐसे ही बाबा का तो हमें तलाश थी। जितेश के जो साथी थे उस बाबा के पास जा कर के और बातचीत करने लगे। बाबा बिल्कुल सर हिला रहे थे, मतलब जितेश थोड़ा दूरी पर थे, लेकिन समझ में आ रहा था कि जैसे सब बाबा ने कहा कि नहीं भाई ये काम मैं करने वाला नहीं हूँ, हम ऐसे काम को नहीं करते हैं, कोई और बाबा का तलाश करो, हम नहीं करेंगे। जब बाबा जी सर हिलाने लगे ना में, जितेश का दिल बैठने लगा था, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। जितेश का साथी आ जाता है, वो भी निराशा से उनके पास में बैठ जाता है और कहता है देखो ना, इस बाबा से मैंने भी बात किया लेकिन ये बाबा ने भी मना कर दिया, ये करने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है अगर हम इनको ज़्यादा कोशिश करें तो शायद ये मान भी सकते हैं। एक बार तुम जाओ ना जितेश, तुम अपनी बात को, अपनी व्यथा को, अपना दर्द को बाबा के सामने रखो, हो सकता है कि तुम्हारा बाबा बात को मान ले। जितेश कुछ पल तो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि जब ये मेरा भाई, मेरा दोस्त जा कर के निराश लौट आया तो मेरी बात कहाँ बाबा सुनेंगे। लेकिन जितेश का दोस्त कहता है एक बार जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही, क्या बता बाबा तुम्हारी बात को मान लें। आखिरकार जितेश बाबा जी के पास जाते हैं, आदर से पहले उनको पैरों को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। हालांकि उनके बगल में जगह थी लेकिन वहाँ नहीं, आदर देते हैं। आदर हमेशा दिया करते थे ऐसे लोगों को। अब जो बाबा जी था ना, और अब उनका रवैया बदल गया था कि ये लड़का और उस लड़के में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो लड़का आया था तो हमारे बगल में बैठ गया था, हमसे बातचीत कर रहा था, और देखो ये लड़का आया तो हमारी चरणों के पास में बैठा, हमारा पैर भी छुआ, और देखो उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। और तब बाबा जी कहते हैं बात क्या है, तुम इसी लड़के के दोस्त हो ना, ये सब तुम करवाना चाहते हो ना। बाबा जी कहते हैं कि हाँ बाबा जी, पहले मेरे बात को सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए तब आप मुझे वो बात बताइएगा, पहले मेरे बात को सही ढंग से सुन लीजिए। इसके बाद बाबा जी कहते हैं वो बात तो मैंने पहले ही सुन रखा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बाबा जी जो बात करने का राजी नहीं थे, और वो जितेश जी की बात सुनने लगते हैं। जितेश जी का जो दर्द था चेहरे पर आ गया था, आँख में आंसू भरे हुए थे। आप पूरी अपनी प्रेम कहानी बता देते हैं कि बाबा जी अब बताइए मैं क्या करूं। मैं उस लड़की से बहुत ही प्यार करता हूं, उसको अपनी जीवन का संगिनी बनाना चाहता हूं। पैसा कौड़ी तो छोड़ दीजिए, मैंने तो
कितना रुपया उस पर मैंने बर्बाद किया। अब मैं तो उस बात को उठाना ही नहीं चाहता हूँ, बस चाहता हूँ कि कोई ऐसा आप उपाय कर दीजिए। वो भटक गई है, वो भटक गई है। जब से वो नया सुपरवाइज़र आया है, अब उसके भटकाव में आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि वो पहले की तरह हो जाए, जैसे वो पहले थी ऐसा ही बन जाए। आप ऐसा कर दीजिए ना, आप में तो शक्ति है, आप में तो ताकत है। बाबा जी कुछ देर चुप रहते हैं, लड़के की तरफ, जितेश की तरफ देखने लगते हैं, देखते रहते हैं, चेहरे को परखने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कुछ देर के बाद कहते हैं, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी दर्द को समझा हूँ। लेकिन उस लड़के पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। उसका बात करने का ढंग, उसका सब कुछ ढंग मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन मैं तुम्हें समझ गया हूँ, तुम दर्द में हो, व्याकुल हो, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हो। लेकिन बेटा ये आसान काम नहीं है। तुम आसान काम समझ रहे हो ना, ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इस काम को बिल्कुल मैं करना नहीं चाहता हूँ। जितेश जी ये सुनते हैं तो फिर उनके आंखों में आंसू आने लगता है कि बाबा जी, आपको देख करके मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करोगे, तो प्लीज़ कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, ये एहसान कर दीजिए ना मुझ पर। बाबा जी कहते हैं, देखो भाई, ये मजाक की बात नहीं है। ये काम जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं चुटकी बजा दूंगा और तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता। कई लोग ऐसा काम कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई विद्या नहीं जानता हूँ। मेरे पास जो विद्या है ना, मैं कहूँगा कि मैं उस विद्या को बिल्कुल उपयोग ना करूँ। समझाते हैं जितेश जी को, उसके परिणाम दुष्परिणाम दोनों बताते हैं कि देखो, ये जो बात है ना, मैं तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ। इसमें हो सकता है कि तुम्हारी प्यार में सफलता में मिल जाए और तुम्हारा जीवन संगनी तुम्हारे पास में आ जाए, जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो, प्रेम करते हो। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। कई बार दवाइयों के जैसे साइड इफ़ेक्ट होता है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मेरा दिल कह रहा था कि ये मैं काम तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं करूं। लेकिन जितेश जी कहते हैं, बाबा जी, अब मेरे पास में बचा ही क्या है? कोई साइड इफ़ेक्ट आए, कुछ भी आए, मैं झेल लूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मेरे पास में आ जाए। अब मैं चट मंगनी पट ब्याह कर लूँगा, कभी उसको अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसके माता पिता राजी हैं, वो तो पहले से राजी थे। बस लड़की का दिमाग बदल चुका है वो सुपरवाइज़र की वजह से। ना जाने उसको क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है, कैसे बहला दिया है, मैं जान ही नहीं पाया। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये काम नहीं हो सकता ना। तुम मेरे जगह पर आओ, अब फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये तुम्हारा काम कर सकूँ। क्या तुम मेरी जगह पर आ सकते हो? जितेश जी बिल्कुल हाँ बोल देते हैं। कहते हैं, बाबा मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। हाथ जोड़ करके और उनके सामने बैठे रहते हैं। और तब कहते हैं कि ठीक है, आज तो काम बनेगा नहीं, कल तुम शाम के आओ। एक जगह का पता बताते हैं, जो वहाँ से चाय दुकान पर जहाँ बैठे थे, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान घाट है। वहाँ पर बाबा जी बुला रहे थे। शमशान घाट करके थोड़ा जान करके जितेश जी थोड़ा घबरा गए थे, चौंक गए थे। उनको पता नहीं था कि बाबा जी शमशान घाट में अब बुला रहे हैं, वहीं पर रहते हैं। तब वो डर जाते हैं, कहते हैं, लेकिन घबराहट में नहीं आते। बाबा जी से कहते हैं कि आप बाबा जी शमशान घाट में क्यों बुला रहे हो आप? तब बाबा जी हंसने लगते हैं। कहते हैं, बच्चा, मेरी रात तो वहीं पर गुजरती है, मैं तो वहीं पर रात को रहता हूँ। ये सब जो काम होता है ना, ये रात के पहर में ही होता है। मैं तुम्हें कुछ सामान लिख के देता हूँ, जब आओगे ना तो उन सामानों को ले करके आना। लेकिन एक बार मेरे बात को रात भर सोचना, तब लगे कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट है वो भी तुम सोच विचार लेना, और फिर मेरे पास में रात को आना। समय भी बता देते हैं, आना तो अकेले, ये अपने दोस्त को लेकर मत आना, बिल्कुल मत आना। इसके बाद वो चाय ख़त्म होती है। अब बाबा जी अपने रास्ते पर, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके जितेश को देख रहे थे। अच्छा लगा जितेश को इस तरह बाबा जी का मुड़ मुड़ कर देखना। उनको लगा कि बाबा जी मुझसे प्रभावित हो गए हैं, मेरे दर्द को समझ लिया है, मेरी मदद करेंगे। अब जो लड़का था, जितेश का साथी था, हमदर्द बना फिरता था,
अब जितेश के साथ में जो बर्ताव होता है बाबा जी के साथ में, देख करके वो भी हैरान था। वो जितेश से कहता है कि देखो बाबा जी से मैंने बहुत कुछ बात किया, पैसे कौड़ी का बात किया कि बाबा जी मैं आपको पैसा कौड़ी दूंगा, लेकिन बाबा जी तो भड़क गए थे। कहने लगे मैं ऐसा वैसा ही मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं पैसे लेकर किसी काम करता हूँ, तुम जाओ मेरे पास से, हट जाओ। वो भी हैरान था। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी बात को, तुम्हारे दर्द को बाबा जी ने महसूस कर लिया। अच्छा ये क्या बताएं। इसके बाद जितेश जी सारा बात है जो बाबा के साथ में हुई थी सब कुछ बता देते हैं। लड़का जो था हमदर्द बना फिरता था वो घबरा जाता है, अरे तुम रात को शमशान में जाओगे। तब जितेश कहते हैं कि बाबा जी तो वहीं पर मिलेंगे ना, हमें तो वहीं पर जाना पड़ेगा। तब वो लड़का कहता है भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं रात को शमशान घाट में कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तुम जाओ भाई, मुझे तो शमशान घाट से डर लगता है। तब जितेश कहते हैं भाई उन्होंने आपको मना कर दिया है, कहा है अकेले आना पड़ेगा, कुछ सामान हमें बताए हैं और उसको भी लेके जाना पड़ेगा। दोनों दोस्त चाय वाय पीकर नाश्ता पानी करके और अपने जगह पर आ जाते हैं। रात भर जितेश जी सोचते हैं ये मैं कोई काम जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट बताए थे वो भी सोच रहे थे, दोनों पहलू पर विचार कर रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि मैं साइड इफ़ेक्ट तो कोई आएगा नहीं, जो लड़की है मुझसे प्रेम करती है, शुरू से करती है, अब तो इसको बीच में ना जाने इसका मन में क्या बदलाव आ गया, क्यों आकर्षित हो गई सुपरवाइज़र की तरफ में। एक बार मेरे पास में आ जाएगी ना तो फिर मैं मामला संभाल लूँगा, मुझे जाना पड़ेगा, बाबा जी से मिलना पड़ेगा। अगले दिन दोपहर के टाइम में सारा सामान जो लंच का अवधि होती है और आसपास से सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें देसी दारू, कुछ देसी घी की ताज़ी मिठाइयाँ, कुछ फूल, कुछ धूप बत्ती, कुछ और पूजा का सामग्री वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके और थैले में रख देते हैं। जब शाम हो जाती है, रात आने लगती है, तब अपने तरफ से वो पूरा तैयार बैठे थे। आखिरकार निश्चित समय पर आप अपने स्थान से निकलते हैं। उनका साथी उनका साथ नहीं देता, वो तो पहले मना कर चुका था कि मैं तो बिल्कुल शमशान में जाऊंगा ही नहीं। जितेश जी 3 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूरा कर लेते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं शमशान तो उनको नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा हो चुका था, आसमान में चांद तो ज़रूर था लेकिन छुपा छुपी बादलों के साथ में चल रहा था। आखिरकार एक कच्चा रास्ता मिलता है और वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था कि शमशान का रास्ता है। उस कच्चे रास्ते पर जाते हैं। अब संजोग भाग था कि बाबा जी शमशान से वापस आ रहे थे किसी काम से, दोनों का बीच में मिलन हो जाता है। तब बाबा जी तेज को पहचान जाते हैं, अरे तुम आ गए, मैं तो कहीं और जाने का प्लान कर रहा था। अब फिर कहते हैं चलो तुम आ गए तो तुम्हारा काम मैं शुरू करता हूँ, सामान तो सब लाए हो ना। जितेश बता देते हैं कि जो आपने सामान बोला था मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। अब दोनों लोग लौट जाते हैं शमशान घाट में। पहली बार शमशान में गए थे जितेश जी, दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था। वो भी मानते थे कि शमशान में इंसान रात में क्यों आएगा भाई, यहाँ तो मरे हुए लोग ही रहते हैं आत्माओं के रूप में, भूत प्रेत के रूप में, यहाँ इंसान तो कोई रहता ही नहीं है। वो भी डरते थे, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। बाबा जी की एक कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर में लुक जाते हैं, दीपक जल जाता है, रोशनी हो जाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि बैठो पानी वानी पी लो। उनके पास एक मटका था, मटके से पानी निकाल के देते हैं, कहते हैं पानी पियो, तुम चल के आए हो ना पैदल, थोड़ा सा आराम कर लो, अब फिर हम बातचीत करते हैं। घबराहट तो हो रही थी जितेश जी को, चारों तरफ नज़र घुमाते हैं। अब वहाँ तो शमशान का इलाका था लेकिन कोई भूत प्रेत उनको नज़र नहीं आया था। डर तो रहे थे, घबरा भी रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भूत प्रेत से उनका आमना सामना नहीं हुआ था। बाबा जी थे जो तंत्र मंत्र का जानकार थे, उनको लग रहा था कि जब बाबा जी मेरे पास में हैं तो मुझे डरने का आवश्यकता क्या है, क्यों मैं डरूं खामखा। जल पीने के बाद कुछ देर बाबा जी चुप रहते हैं, जितेश की तरफ देखते हैं और तब कहते हैं जितेश तुमने पक्का मन बना लिया है। तब जितेश कहते हैं बाबा मेरे पास में और कोई चारा तो है नहीं, मैं तो अब पक्का मन बना लिया हूँ, जो होगा देखा जाएगा बाबा, लेकिन
मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि क्या कोई शक है तुम्हें? तब कहते हैं नहीं, कोई शक नहीं है, बस मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अपनी जान का परवाह नहीं करता, मुझे कुछ हो जाए मैं अब उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी प्रेमिका को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये अब मुझे बता दो कि मेरी प्रेमिका सुरक्षित रहेगी ना? जो भी आप काम करोगे उस पर कोई आँच तो नहीं आएगी। बाबा जी अथाह प्रेम देखते हैं लड़के के अंदर में कि कितना, देखो जो भी है लड़के से कितना प्यार करता है जितेश। ये कहता है कि मैं सब कुछ खतरा मोल ले सकता हूँ अपने ऊपर, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्रेमिका का कोई नुकसान हो। बाबा जी इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बाबा जी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं नहीं, तुम्हारी प्रेमिका का नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें बताया था ना, साइड इफ़ेक्ट का असर तुम पर हो सकता है। मैं आज भी कह सकता हूँ, अब तुम तैयार हो? समय हो चुका है। तब जितेश कहते हैं हाँ बाबा जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो सिर्फ यही बात का चिंता कर रहा था कि मेरी प्रेमिका का कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। अब आपने बोल दिया ना तो मेरा मन हल्का हो गया। अब चाहे मेरे साथ में कुछ हो जाए, मैं परवाह नहीं करता हूँ। चलिए अब अपना काम का शुरुआत कीजिए। बड़ा हिम्मती थे जितेश जी। जब उनका साथी उनका साथ छोड़ गया था और वो मना कर दिया था कि भाई मैं शमशान के आस पास भी नहीं जाऊंगा। उस लड़की से जितेश इतना प्यार करते थे, इसलिए तो शमशान में आ चुके थे। आने के बाद अब जो बाबा जी थे अब लेके जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो पूजा पाठ करना जो स्थान बना रखे थे, चिता जहाँ जलती थी उसी के आसपास वो विधि विधान अपना कर देते हैं। जितेश को सामने बिठा देते हैं कि बेटा बैठो यहाँ पर, लेकिन सोच लो, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया था, इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ। देखो इसमें खतरा बहुत है। ये भी बता दूँ, खतरा तुम्हारी प्रेमिका को नहीं है, तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है। अगर तुमने गलत कोई भी चीज़ कर दिया उसके आगे, तो समझ लो उसका साइड इफ़ेक्ट तुम पर ज़रूर आएगा। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अब मैं कहता हूँ कुछ देर और सोच लो। लेकिन जितेश जी कहते हैं नहीं बाबा, जो कुछ सोचना था समझना था मैंने तो सोच लिया, मैं अब तैयार हूँ, जो करना है आप कीजिए। आखिरकार बाबा जी सब कुछ पहले ही बता दिए थे, सारा पूजा का सामग्री सब कुछ तैयारी कर देते हैं और जितेश को समझा भी देते हैं कि देखो मैं तुम्हें कुछ छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ और उस मंत्र को तुम मन में जाप करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं, मैं अपने कुटिया के अंदर में रहूँगा। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो वो काम तुम्हारा सिद्धि हो नहीं पाएगी, तुम्हें ये अकेले सब कुछ करना होगा। हाँ, कोई विशेष खतरा तुम पर आ जाए तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब बात को समझ में अब आ गया था जितेश को। बाबा जी चले जाते हैं, इसके बाद अपनी आंखें बंद करते हैं, दीपक जल जाता है। बाबा जी सब कुछ विधि विधान पहले कर चुके थे, पूजा का वो दारू वारू जो काम के लिए आए थे सब विधि विधान बता दिए थे कि कब क्या करना है, कितनी बार मंत्र को पढ़ना है, या फिर वो सब चीज़ें करते जाना है, अच्छी तरह समझ गए थे। आंखें बंद करके और उस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और बाबा जी के कहना था कि देखो ये जो चीज़ है ना, हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर में तुम्हारे पास पहुंच जाए, हो सकता है कि घंटा भी लगे, कई बार 2 घंटा, उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन तो अपने आसन से हिलना मत। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे ना तो बिल्कुल शांत मन से रहना है। हाँ, कुछ डरावनी आवाज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे आसपास में ज़रूर सुनाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तुम्हारा नाम लेकर कोई पुकार रहा हो, जैसे तुम्हारा नाम लेकर के कोई आवाज़ दे रहा हो। तुम अपनी आंखें मत खोलना। जब वो सिद्धि तुम्हारे पास में आ जाएगी तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा, कलेजे में ठंडक महसूस होने लगेगी, शरीर जैसे हल्का होता जाएगा। जो मैं बताया हूँ उसी विधि विधान से करना। इसके बीच में कोई भी तुम्हें आवाज़ दे, हो सकता है कि मेरी आवाज़ में तुमसे कोई बात करे कि बेटा अब हो चुका है, अब तुम उठ जाओ, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। बाबा जी सब उनको समझा बुझा करके तब उस स्थान पर बिठाए थे।
इसके बाद उनका पूजा अर्चना शुरू हो गया था। आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे ही 1 घंटा होता है, इसके बाद जैसे बाबा जी ने बताया था वैसे ही उनका अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके कान के पास कोई आकर के बोल रहा, अरे उठ जाओ ना। किसी लड़की की कोमल सी आवाज़, मखमली आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, तुम ही तो मुझे बुला रहे थे, अब उठ भी जाओ, उठ भी जाओ। लेकिन बाबा जी जो चीज़ बताए थे उनके शरीर के अंदर में वो चीज़ महसूस नहीं हो रहा था। ना तो कलेजे में ठंडक उनको मिल रही थी, ना शरीर हल्का हो रहा था। लगा कि नहीं नहीं, ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ में धोखा हो रहा है। लेकिन अंदर से बहुत डर चुके थे। ये काम जो ज़िंदगी में पहली बार कर रहे थे, अगर उस लड़की से इतना गहरा प्यार नहीं होता तो ये काम तो कभी भूल करके जितेश जी बिल्कुल नहीं करते। ये प्रेमी था उस लड़के के प्रति, उसको पाना चाहते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे, तब वो काम कर रहे थे। जब वो अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तब वही मखमली चंचल आवाज़ भारी आवाज़ में बदल गया। वो हंसने लगता है। वो लड़की का आवाज़ गायब हो करके कोई लड़के का नहीं, अब कहूँ कि बड़े आदमी की तरह आवाज़ भारी हो जाती है। ऐसा आवाज़ सुन करके पूरे बदन में सिहरन होने लगता है, डर जाते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने आसन से बिल्कुल नहीं उठना जब तक वो घड़ी आ ना जाए। इसके बीच बीच में ऐसी ही डरावनी शक्तियाँ उनके पास में आती रही, डराती रही, धमकाती रही कि उठ जाओ, उठ जाओ, काम तुम्हारा ख़त्म हो गया। कभी कभी तो लगता था कि जैसे बिजली चमक रही हो, गड़गड़ाहट होने लगती हो। कभी कभी तो ऐसा लगता था दीपक बुझ रहा है, यहाँ पर जैसे आंधी आ रही है। लेकिन बाबा जी सब कुछ बता रखे थे कि ये सब ऐसा कुछ होगा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, ना तुम कभी डरना, शांत भाव से रहना। जब वो पल आएगा तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि तुम सही शक्ति के सामने बिल्कुल अब आ चुके हो। पूरा 2 घंटा वही मंत्र का जाप करते हैं। इसके बीच में वो डरावनी घटना चलती रहती है। आखिरकार जब 2 घंटा हो जाता है ना, अब वहाँ का डरावनी शक्तियाँ गायब हो जाती है। बिल्कुल वो जगह शांत हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा जैसे चलने लगती है। गर्मी का टाइम में उनको लगता है कि अरे अभी तो गरम गरम हवा चल रही थी, गर्मी का टाइम है, और अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ऐसे ही उनके मन में अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर शीतल होता जा रहा हो, ठंडक का एहसास होता है। तब उनके सामने से, कान के पास नहीं, सामने से एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं आ चुकी हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जैसी ही आवाज़ कानों में महसूस होती है, एक पल तो डर जाते, कहीं वो बुरी शक्तियाँ तो नहीं हैं जो धोखा दे रही हैं। कहीं मैं आंखें खोलूँ और फिर वही बुरी शक्तियाँ सामने हो, तब तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। आंखें नहीं खोलते हैं, बिना आंखें खोले हुए आप फिर उस आवाज़ को जवाब देते हैं, मतलब पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं। तब वो खनकती हुई हंसी फिर से सुनाई पड़ती है, आंखें खोलो और मुझे महसूस करो, मुझे देखो, खुद ही समझ जाओगे। ऐसा 2-4 बार अब वो बोलती है और 2-4 बार ये सवाल करते रहते हैं। जब ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब इस जगह पर जैसे ठंड आ चुकी हो, शीतल हवा चलने लगी हो, और वो खनकती आवाज़, मखमली आवाज़ अब उनको आंखें खोलने पर विवश करने लगती है। जब आंखें खोलते हैं ना, तो सामने कोई नहीं था। चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगते हैं, कोई नहीं दिखता है। तब वो कहते हैं कि आप कहाँ पर हो, क्या आपने मुझे धोखा दिया है, आप बुरी शक्ति हो ना, आप अच्छी शक्ति नहीं हो। तब खनकती हुई हंसी उनके पीठ के पीछे से सुनाई पड़ती है। वो हंसी कहती है, जैसे हो बैठे रहो, पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे तुम इस जगह पर बुलाया है, बात क्या है। तब जितेश जी मुड़ना चाहते थे, उस शक्ति को देखना चाहते थे, आखिर जो उनका मदद करने वाली थी कैसी है भाई। आवाज़ तो मखमली लग रही है, देखने में कैसी है। कभी वो भूत प्रेत को देखे नहीं थे, वो देखना चाहते थे, जिसके लिए इतना मेहनत किए, आखिर वो देखने में कैसी लगती है, कितनी सुंदर है, कितनी बुरी है।
अब देख करके यकीन करना चाहते थे, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया। नहीं नहीं, जैसे हो ऐसे ही बैठे रहो। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या चाहिए, कौन सा मदद चाहिए तुम्हें। तब जितेश जी का बदन में सिरन होने लगता है, डर आने लगता है। ऐसा बाबा जी ने तो कहा नहीं था, उन्होंने कहा था वो सब चीज़ें तो पूरी हो चुकी थी। अब इसके बाद अपना दुख तकलीफ़ उस आत्मा को, जो भी शक्ति थी, उसको बताने लगते हैं कि देखिए मुझे इसी बात का दुख है, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता हूँ। पूरी कहानी बता देते हैं। तब वही शक्ति जो पीछे थी, जो दिखाई नहीं पड़ रही थी, जितेश से कहती है तुम चाहते क्या हो, क्या तुम चाहते हो उसको सजा देना। तब जितेश कहते नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस सुपरवाइज़र का भूत उसके दिमाग से उतर जाए, जैसा मैं पहले था उसके साथ में, मेरे साथ में वो प्रेम करने लगे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तब वही हंसी फिर सुनाई पड़ती है। मतलब तुम उस लड़की से बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये जो तुम काम बता रहे हो ना, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। अगर तुम सज़ा दिलाना चाहते हो तो मेरा चुटकियों का काम है, ये काम मैं ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन जो तुम काम बता रहे हो ना, उसमें तो समय का बहुत सारा उपयोग करना पड़ेगा, ये मैं इतना लंबा समय आपके लिए दे नहीं पाऊँगी। जितेश जी को लगा ये क्या हो गया, बाबा जी ने तो ये सब बताया नहीं था। तब कहते हैं कि बड़े आस से हमने आपको याद किया था, आप हमारी मदद कीजिए ना, आप हमारी मदद कीजिए ना। बाबा जी ने बताया था कि आप ऐसे ही लोगों को मदद किया करती हैं। वो जो औरत थी हंसती है मखमली आवाज़ में, इसके बाद कहती है हाँ मैं करती हूँ, लेकिन बदले में तुम क्या दे सकते हो, बदले में तुम क्या मुझे दे सकते हो। जितेश जी यह सवाल सुन करके चौंक जाते, क्या मतलब, बाबा जी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था भाई, ये भूत आत्मा है, प्रेत आत्मा है, ना जाने क्या शक्ति है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ भाई, मेरे पास में रुपये पैसे हैं, तो क्या ये रुपये पैसे मांग कर रही है। जितेश जी कुछ पल के लिए तो शांत हो गए थे, दिमाग अपना दौड़ाने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसको चीज़ दे सकता हूं। शांत हो जाते हैं कुछ देर के लिए। लड़की फिर सवाल करती है तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने जवाब नहीं दिया, अरे बताओ तो सही तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब जितेश जी कहते हैं कि देखिए मेरे पास में तो ज़्यादा धन नहीं है, आप कहोगे मैं उतना धन आपको दे सकता हूँ। लड़की खिलखिला के हंसती है, कहती है धन मुझे देगो, मेरे पास में कोई धन की कमी है, मैं तुमसे धन मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो, सोच लो, समझ लो, अभी मेरे पास में वक्त है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जितेश जी चुप्पी छा गई थी, दिमाग दौड़ाने लगते हैं, आप मैं क्या करूँ, इसको क्या चाहिए भाई, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समय ऐसे ही बेकार हो जाता है। तब कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब वो लड़की कहती है अरे बताओ, तुमने कुछ बताया नहीं, तुम मुझे क्या दे सकते हो काम के बदले में, जो तुम मुझसे काम कराना चाहते हो। अब वक्त तो लगेगा, वक्त का हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, बताओ तुम क्या दे सकते हो। जितेश कहते हैं कि देखिए मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे धन हैं, और इसके अलावा तो मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या चाहिए आपको बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे सकूं। लड़की खिलखिला के हंसती है, कहती है 5 रातें, 5 रातें मुझे चाहिए, इतना ही रातें मुझे उस लड़की को संभालने में लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो 5 रातों का जो मुझे नुकसान होगा तुम मुझे फ़ायदा कराओ, मेरे साथ 5 रातें गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम इस बात के लिए राज़ी हो तो बोलो, हाँ बोलो, और नहीं तो मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगी, अब तुम्हारे ऊपर में है, मैं अभी भी तैयार हूँ, अगर तुम कहो तो उस लड़की को सज़ा दे सकती हूँ, जैसा तुम बोलो वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब उसके साथ में रहना ये सब हमें तो समय की बर्बादी लग रही है ना, अब समय की बर्बादी का हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, सोच लो समझ लो, हाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जो भी फैसला है जल्दी ले लेना। जितेश जी का सांप सूंघ गया था, अरे भाई ये रात गुजारने का मतलब क्या हुआ, मतलब
जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसा ही तो होता है ना। दिमाग बौखला जाता है, घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, ये बाबा जी ने तो बताया नहीं था, अब तो उठ भी नहीं सकते थे, ये जो घड़ी एक बार में आ जाती है अब दोबारा कब आएगी, अब वो समझने लगते हैं, अब मैं क्या करूं, दिमाग पर जोर डालने लगते हैं। आखिरकार अपने प्रेमिका के आगे हार मान लेते हैं। कहते हैं मेरी प्रेमिका मेरे पास में आ जाएगी ना। तब वही आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है, बिल्कुल आ जाएगी। 5 रातों के अंदर में मैं तुम्हारे अब घर पर मैं उसको भेज दूंगी, जैसा तुम्हारे साथ में पहले व्यवहार करती थी वैसा ही करेगी, उससे नफ़रत करने लगेगी। जो सुपरवाइज़र की बात कर रहे हो उससे वो नफ़रत करने लगी। लेकिन शर्त वही है ना, 5 रातें मुझे देनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? जितेश ऐसा तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस लड़की के प्रेम में इतना पागल थे, हद से गुजर जाना चाहते थे। उनको लगता था कि ये लड़की नहीं रहेगी तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अब क्या करूँगा। अब ऐसे ही सोचा करते थे। ये सब प्रेम का खेल होता है बाबू। जो प्रेम करते हैं ना तभी वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अन्यथा लोगों को तो बस ऐसे ही लगता है कि चलो एक कहानी है, हम इसका मज़ा ले लें। लेकिन जो तड़पन, वो दर्द जो प्रेमी प्रेमिका आपस में महसूस करते हैं वही इस चीज़ को बता पाते हैं। सच्चा प्यार का मतलब क्या होता है वो सब उन्हीं के अब समझ में आता है। तो इसके बाद में जो थे ना जितेश जी तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि अब 5 रात से 6ठा रात तो नहीं होगा। लड़की हंसती है, औरत हंसती है मखमली आवाज़ में, कहती नहीं 5 रात ही चाहिए, 5 रात में सब कुछ हो जाएगा, क्या तुम तैयार हो? जितेश कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब आप सामने तो आइए। वो आवाज़ फिर से हंसी में बदल जाती है, मखमली हंसी जिसको बोलते हैं, खिलखिलाते हुए। कहती है नहीं नहीं, ऐसे मैं किसी के सामने नहीं आ सकती, जब मुझे आना होगा मैं ज़रूर आऊँगी, तुम चिंता मत करो, बस तुम यहाँ से जाओ अपना घर, कल से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, कल से तुम दिन गिन लेना, कल से 5 रातें मेरी होगी, 6ठी रातें तुम्हारी। समझ गए ना? जितेश जी का होश उड़ चुका था, अब फिर वो आवाज़ गायब हो चुकी थी। जितेश जी कई बार उस आवाज़ को बुलाते हैं, आप यहीं पर होना, आप यहीं पर होना, कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तब लगता है कि अब चली गई है, जो भी शक्ति आई थी वो तो चली गई है। वहाँ से उठते हैं, जो भी सामान था लेने देने का बाकी सामान सब छोड़ देते हैं। अब फिर कुटिया में आते हैं। कुटिया में आते हैं तो बाबा जी तो मस्त नींद में सोए हुए थे, जैसे नशे कर रखे हो, और बाबा जी एकदम जैसे नशे के अंदर में चूर हो। जितेश जी बहुत उनको जगाने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी 2 पल के लिए उठ जाइए, मुझसे आपसे पूरी बात करनी है, जो आज हुआ है उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूं। लेकिन बाबा जी उठते नहीं हैं। गहरी नींद में, मस्त नींद में कभी कभी बड़बड़ा देते हैं, कौन है भाई, कौन है, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ, जैसे सपने की दुनिया में हो। कई बार कोशिश किए काफ़ी टाइम तक कि बाबा जी एक बार आंखें खोलो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने रख दूंगा फिर अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन बाबा जी जैसे नींद में चूर थे या नशे में चूर थे, इसके बाद उठते नहीं हैं। आखिरकार जितेश जी वहाँ से अब चलना ही मुनासिब समझा था। अपने घर पहुँचते हैं, सारी रात इसी बात को सोचते रहते हैं दिमाग में, ये जो मैंने फैसला लिया गलत तो नहीं लिया। अपनी प्रेमिका को उस फैसले के तराजू में तोलने लगते हैं, पलड़ा किसका भारी है। आखिरकार पलड़े में उनका प्रेम जीत जाता है। 5 रातें निकल जाएगी आराम से, 5 रातें है क्या। मन को खड़ा कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, कहते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। दिन भर सुबह हो जाती है, फिर अपने काम पर चल पड़ते हैं, काम तो करना ही है। लड़की कई बार उनसे टकराती है, कई बार उसको रास्ता रोक लेते हैं कि 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट। लेकिन लड़की रुकती नहीं है, कन्नी काट करके भाग लेती है। तड़पन जो दिल में और बढ़ जाती है, जो मैंने रात में किया उससे मेरी बात बनेगी। उनको लगता है कि शायद बिल्कुल बनेगी, बाबा जी ने कहा था। अब इसके बाद सारा दिन काम में फंसे रहें
कई बार वो लड़की रास्ते में टकराई, मिली, लेकिन कई बार उसको रास्ता रोके टोके, लेकिन बिल्कुल एक शब्द भी लड़की अब बोली नहीं, ना रुकी, भाग गई वहाँ से। रात हो चुकी थी, खाना पीना खा करके अकेले ही कमरे में रहा करते थे। अब उसी बारे में सोचने लगे कि सचमुच वो जो भी शक्ति मेरे पास में आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी। एक जो रोमांच था शरीर में वो बिल्कुल होने लगा था। देखने में कैसी होगी, क्या मेरी प्रेमिका की तरह होगी, मेरी प्रेमिका से सुंदर होगी। मन में तरह तरह का विचार आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी तो सब सो जाते हैं, लेकिन जितेश जी सो नहीं पाते हैं। अपने खाट पर लेटे हुए कल्पना करने लगते हैं। कई बार थोड़ा डर भी लगता है, महसूस होता है कि कोई अब जो ख़राब चेहरे वाली जो जैसे चुड़ैल होती है ऐसी कोई तो नहीं आएगी, कहीं उसके साथ में मुझे रात तो नहीं बिताना पड़ेगा। इसी घबराहट से अब नींद कहाँ से आएगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, 11 से फिर 12 बज जाता है। तब अचानक नींद घेर लेती है। कब उनको नींद आ जाती है अब बिल्कुल होश नहीं रहता है। जब दरवाजे पर दस्तक होने लगता है ना, टक 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 टक, जैसे जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। एकदम खुलते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। वो आ गई क्या, कैसी होगी, कैसी होगी, कोई बुरा चेहरा तो नहीं होगा, क्या वो सुंदर होगी, देखने में कैसा लगेगा। मन में घबराहट, बेचैनी, एक रोमांच भी भरा हुआ था। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने खाट से उठूं, वही होगी। घड़ी देखते हैं 12:30 बज रहा है रात को। चारों तरफ शांति का पहरा है, लेकिन उनके दिल में वो घबराहट, वो बेचैनी जैसे अंगड़ाई ले रही थी, उबाल मार रही थी। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही होगी, वही होगी। बार बार दरवाजे पर दस्तक, ठक 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 ठक, कोई आवाज़ नहीं। इनके पास में हिम्मत नहीं थी कि आवाज़ दे के पूछ ले, भाई कौन हो, कौन हो तुम। लेकिन पूछते नहीं हैं, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जब बार बार वही ठक 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 होने लगता है, आखिरकार चारपाई से उठते हैं। दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। आवाज़ तो निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन है, कौन है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हाथ पैर कांपने लगते हैं। आखिरकार देखना चाहते थे कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। उनको लगा कि सामने में या तो बहुत बुरी चेहरा होगा या फिर कोई खूबसूरत चेहरा होगा। लेकिन जब दरवाज़ा खोलते हैं, जो चेहरा देखते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि फ्रिज हो गए, फ्रिज हो चुके थे वो चेहरा देखते ही। आखिर किसका चेहरा था। आंखें बड़ी बड़ी फैल जाती है, जुबान काम नहीं करती है, और जैसा लगता है कि दिल की धड़कन और तेज गति से भागती जा रही है। शांत, बिल्कुल शांत हो जाती है। आंखें और फैलती जाती है, मोटी मोटी होती जाती है। जो देखते हैं ना, उनको विश्वास ही नहीं होता है। वो तो उनकी प्रेमिका सज धज करके और दरवाजे को दस्तक दे रही थी। अपनी प्रेमिका के लिए, जिसके लिए वो तड़प रहे थे, और वही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, सज धज के जैसे दुल्हन कोई आती है, और उसी रूप में खड़ी थी। जैसे ही देखती जितेश के, मुस्कुराहट से भर देती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। जोर से धक्का देती है, हटो पीछे, चलो अंदर, बोलती भी है। आज जितेश को तो जैसे अब कहा जाए ना कि शौक हो गए थे। दिमाग, बुद्धि, सब कुछ एकदम जैसे काम ही नहीं कर रही है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उस औरत ने तो कहा था, जो आवाज़ हमें सुनाई पड़ी थी, कि 5 रात मेरे साथ में गुजारना पड़ेगा, 5 रात मेरा है, इसके बाद 6ठा रात तुम्हारा है। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे पास में आ जाएगी। अभी तो पहला रात भी नहीं हुआ, ये मेरी प्रेमिका मेरे पास में आ गई। एकदम लंबी लंबी सांस देते हैं। आप प्रेमिका धकेल देती है उसी चारपाई पर, प्रेम करने लगती है। जैसा लगता है कि प्रेम करने के लिए अपने घर से निकली थी, सज धज के दुल्हन बन करके। एकदम शौक रह जाते हैं। प्रेमिका उनके साथ में प्रेम करने लगती है। तब जैसे होश आता है, अपनी प्रेमिका से कहते हैं, मैं दिन भर तुम्हें कई बार रास्ता रोका, मैं तुमसे अपनी बात कहना चाहता था, आज तुमने तो मुझे जरा भी मौका नहीं दिया। आज तुम इस वक्त में सज धज के आई हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है।
प्रेमिका उनकी बात को जवाब नहीं देती है। कहती है बस ये प्रेम करने का टाइम है, हम प्रेम करेंगे और कोई सवाल जवाब नहीं। बस प्रेम तो मतलब प्रेम, सवाल जवाब हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये मौका प्रेम का है। और इसके बाद जितेश जी भी प्रेम में डूब जाते हैं। आश्चर्य में पड़े रहते हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। वो कहाँ है शक्ति जो उनके साथ में रात बिताना चाहती थी, वो क्यों नहीं आई। इस जगह में हमारी प्रेमिका कैसे आ गई। समझ से परे था, समझ से बिल्कुल परे उनको लग रहा था ये सवाल, और उनके सवाल जहन में तो चल रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, कैसे चमत्कार हो गया। आखिरकार कब उनको नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। जब सुबह होता है तब अपने बगल में देखते हैं प्रेमिका थी ही नहीं, चली गई थी। चारों तरफ देख लेते, कमरे में थी नहीं। दरवाजे के पास जाते हैं तो कुंडी खुली हुई है, दरवाज़ा बस भेड़ दिया गया है। तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। मतलब ये तो चमत्कार हो गया। उस महिला ने जो शमशान में मिली थी, जिसके लिए उन्होंने साधना किया था, वो तो कही थी कि 5 रातें मेरी होगी, लेकिन ये पहली रात ही मेरी प्रेमिका आ गई। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। मैं तो डर गया था खामखा। मुझे लगा कि कोई चुड़ैल आएगी, ना जाने कैसी चेहरे वाली औरत मेरे पास में आएगी जिसके साथ मुझे रात गुजारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई। जो डर था सब कुछ निकल चुका था। अब इसके बाद नहाते धोते, अपना नाश्ता पानी करते और फिर अपने काम पर जुट जाते। उस लड़की का फिर आमना सामना होता है। चेहरे पर जितेश का मुस्कुराहट आ जाती है। ये लड़की तो हमारे साथ में हमारी प्रेमिका है, अब तो रात भर हमारे साथ में दुल्हन की तरह रही है। रास्ता रोक देते हैं, लेकिन वो फिर लड़की कन्नी काट लेती है। एक पल उनके पास में रुकती नहीं है, अपने पीछा छुड़ा करके भाग जाती है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। रात भर मेरे पास में थी और जब मैं सुबह में इससे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, ये ऐसा क्यों सलूक कर रहा, ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं जी, शायद लोग समाज से डर रही होगी, उनको ऐसा ही लगा था। चलो कोई बात नहीं है, अब तो रात में फिर आएगी ना, अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा, अब कोई डर की बात नहीं है। और हम जल्दी ही इसे बोलेंगे कि हम शादी के बंधन में बन जाए। मैं और कोई खतरा मोल लेना ही नहीं चाहता, मैं और कोई ऐसा आप सुनना नहीं चाहता हूँ कि फिर लड़की मेरे काबू से निकल गई है, किसी और के साथ में आप चक्कर में आ गई है। रात होती है, रात में अब उनको डर नहीं लग रहा था। अब तो लग रहा था कि अब तो वही मेरी प्रेमिका आएगी। तो वो सब क्या था। उस औरत ने क्यों बोला था कि 5 रात मुझे दे दो, 6ठा रात से तुम्हारा होगा, लेकिन वो तो आई नहीं। आखिर ये सब चक्कर क्या है। अब तो मैं शमशान वाले बाबा जी के पास जाऊंगा, तभी तो मैं ये सब कुछ पूछ पाऊंगा। लेकिन अब कहाँ, 5 रातें तो जा नहीं सकते थे, 5 रातें तो अपने घर में बिताना था। आखिरकार 11, साढ़े 11 इसके बाद नींद आ जाती है। अब फिर वही सिलसिला, दरवाजे पर दस्तक, दरवाजे पर दस्तक अब शुरू हो जाता है। अब तो डर नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है प्रेमिका आ गई है। दरवाज़ा खोलते हैं, मुस्कुरा करके अपनी प्रेमिका का स्वागत करते हैं। दुल्हन की तरह सज के आई थी, खुशबू उशबू सब लगा करके, और चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान। अब एक तरह से और क्या चाहिए, बड़ा खुश हो जाते हैं जितेश जी। अब रात भर अब उनके साथ में, लेकिन कोई भी बात अब दिन के पूछते हैं, वो लड़की डांट देती है। यहाँ पर सिर्फ प्रेम, प्रेम के अलावा कोई बातचीत नहीं। तब वो कहते हैं कि हम लोग अब शादी कर लेंगे, फिर लड़की डांट देती है। ये सब बातें बाद में, मैं रात में सिर्फ प्रेम करने के लिए तुम्हारे पास में आई हूँ, और कोई बात तुम्हारे मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। आखिरकार वही सब करते हैं जो लड़की कहती है। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात बीत जाता है। 5वीं रात जब बीत जाता है तब लगता है कि अब तो वो औरत आई नहीं जो उसने मुझसे बोला था, वचन लिया था, मैं 5 रात मेरा होगा, 6ठी रात तुम्हारा होगा। आखिर वो वचन तोड़ गई या क्या हुआ, ये तो अब शमशान वाले बाबा जी बता सकते हैं। अब 5 रात तो आज बीत गया है और खुशी से सब कुछ संपन्न हो चुका है। तो क्या मैं अब जाऊं बाबा जी के पास में, बाबा जी के पास चलूं, जानकारी ले लूं। लेकिन 6ठी रात जब आती है तब वो बाबा जी के पास अब शाम के टाइम चल देते हैं कि चलो
अब तो काम का छुट्टी हो गया और मैं 1-1.5 घंटे में लौट के आ जाऊंगा। जब वहाँ जाते हैं तो कुटिया खाली मिलती है। बाबा जी का कोई जो सामान वगैरह था वो भी नहीं था, बस मटका ज़मीन में गाड़ा हुआ था और जिसके अंदर में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था। बाबा जी को शमशान में चारों तरफ आवाज़ देते हैं, बाबा जी मिलते नहीं हैं। अब लगने लगे कि बाबा जी है नहीं तो शमशान में मैं क्या करूँगा भाई, ये तो भूत पिचास की नगरी है, यहाँ तो भूत पिचास आत्माएँ अब बैठा करती है, ये इनका इलाका है। डर जाते हैं, भागते हैं वहाँ से। कोई उनको भूत प्रेत दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अपने कमरे में आ जाते हैं और इसके बाद आराम से इस चीज़ पर विचार करने लगते हैं कि 5 रात तो बीत चुका, अब तक वो प्रेतात्मा या जो भी शक्ति थी मेरे पास में क्यों नहीं आई। 5 रात बीतने के बाद 6ठी रात थी और जब सोते हैं इसके बाद उनके दरवाजे को कोई दस्तक नहीं देता है। जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो अपना यही विचार अपने दिमाग में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज क्यों नहीं आई मेरी प्रेमिका, आज क्या बात हुई। चलो उससे बात करते हैं, मिलते हैं। आखिरकार रास्ते में मिल जाती है प्रेमिका। अब फिर कन्नी काट करके भागने लगती है। पीछा करते हैं, रोक लेते हैं। हाँ, कहते हैं तूने 5 रात मेरे साथ में कमरे में बिताया, तब तुम शर्माई नहीं, ना घबराई नहीं, और अभी क्यों भाग रही हो। लड़की आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगती हैं। क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। ये लोक समाज का तुम्हें डर नहीं है। मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी, वो भी रात के टाइम में, अपने मम्मी पापा को अकेला छोड़ करके। क्या तुम मुझे ऐरा गैरा समझ रखा है। ये सब मैं काम करने के लिए आई हूँ। जाओ, मम्मी पापा बुला रहे हैं, तुमसे कोई बातचीत करना है। लड़की मुस्कुरा करके, लगता है कि जितेश उनके साथ में मजाक कर रहे हैं, और भाग जाती है। जितेश से एकदम शौक रह जाते हैं। ये बात क्या है भाई, मेरी प्रेमिका मेरे साथ में ऐसा फिर व्यवहार क्यों किया। वो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 5 रात मेरे कमरे में बिताई है। आखिरकार मम्मी पापा के पास पहुंचते हैं। मम्मी पापा जैसे जितेश जी को देख के खुश जाते हैं, कहते हैं बेटा बैठो। अब पहले भी आदर दिया करते थे, अब उस लड़की के मन में क्या फितूर आ गया था, इसलिए तो सुपरवाइजर के साथ में अब एक तरह से अपना रिश्ता कायम कर लिया था। लेकिन मम्मी पापा के साथ वही सब जान पहचान थी, वही दुआ सलाम थी। अब एक दूसरे के लोग आदर करते थे। जितेश को बिठाते हैं, प्रेम से बिठाते हैं, बेटा चाय नाश्ता करोगे, क्या करोगे। जितेश कहते हैं बस पानी दे दीजिए। पानी पीने के बाद में अब जो लड़की के माता पिता हैं कहते हैं बेटा देखो, अपने मम्मी पापा को अब बुला लो। अब हम भी चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी आपके साथ में कर दिया जाए। अब तुम्हें तो पता है ना, अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, समय से जो पहले हो जाए वही उचित है। ऐसा लगा जितेश जी को, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये बदलाव कैसे आ गया। लड़की राजी हो गई, तब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कहते हैं लड़की के मम्मी पापा से, लड़की राजी है ना। तब मम्मी पापा ज़ोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं उसी ने तो कहा है, उसी ने तो ये सब बात बोला है कि ऐसे ऐसे जितेश को आप बोल दो, मैं तैयार हूँ। जितेश का खुशी का ठिकाना नहीं था। आप जो चाहते थे अब सब कुछ मिल रहा था। कुछ ही दिनों के बाद अपने मम्मी पापा का बुला लेते हैं, आमना सामना होता है और दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ता तय हो जाता है। वही प्रेमिका उनकी बहू बन करके, मैंने पत्नी बन करके, और फिर उनके साथ में थी। सुहाग रात के दिन नहीं रात होता है। रात को जब मुँह दिखाई का रस्म होता है, वो सब होने के बाद में मुस्कुराते हुए जितेश जी उसके पास में बैठे हुए थे। ऐसी हल्की फुल्की मजाक की बातें चल रही थी। तब कहते हैं जितेश जी तुम सच सच बताना, वो जो 5 रातें मेरे साथ में रात में आई थी, जैसे आंखें फाड़ फाड़ करके उनकी दुल्हन उनकी तरफ देखने लगती है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, फिर से मजाक तुम्हारा शुरू हो गया। तब जितेश कहते हैं नहीं, मजाक वाली बात नहीं है। पहली रात का घटना बताते हैं कि जब मैं सोया हुआ था, तब तुम आकर के दरवाजे पर दस्तक दिया था। मैं तो डर गया था। अब वो भूत प्रेत वाली कहानी नहीं बताते हैं कि मैं शमशान में जाकर के साधना किया था, बाबा जी मिले थे। उस बात को बिल्कुल अपनी पत्नी को नहीं बताते हैं कि कहीं डर ना जाए, गलत मतलब ना समझ लें। तब कहते तुम ही आई थी, मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया था, मैं भाग के दरवाज़ा खोला था, तुम दुल्हन की तरह सज के आई थी।
और एक रात नहीं 5 रात। लड़की एकदम उखड़ गई थी। सुहाग रात के दिन उसका दिमाग ख़राब हो गया था। कहने लगी, जितेश और क्या क्या तुमने सोच रखा है? ये मजाक है या तुम सीरियस हो? अरे भला मैं तुम्हारे पास में क्यों आएगी? मैं तो तुम्हें एक बार और मैं समझा चुकी हूँ कि मैं कभी अपने मम्मी पापा को छोड़ करके तुम्हारे साथ में रात क्यों बिताऊंगी, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? जितेश ये मजाक है ना, सच बोलो, तुमने मेरे साथ में मजाक कर रहे हो ना? जितेश सन्न रह गए थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। घबराया हुआ चेहरा देखकर पत्नी बोलती है, बात क्या है जितेश, बात क्या है? तब जितेश अपने आप को संभाल लेते हैं। कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उनको समझ में आ चुका था कि जो लड़की उनके कमरे में 5 रात तक आई थी वो उनकी प्रेमिका नहीं थी, वो ही थी, वही शक्ति थी। वो मेरी प्रेमिका का रूप धारण करके अब मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, जितेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो तो आप जल्दी कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पे अकाउंट पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना और एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।